तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला इन्होंने, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ अ गिवन टाइप डू नॉट एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर दो वेक्टर ऐसे हो कि ना ही ये वाली कंडीशन बने ना ही ये वाली कंडीशन, मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग हैं और ये एंटी पैरेलल जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर इस टाइप का केस ना हो तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा केस बने, कुछ ऐसा जनरल सा कि वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, ये कहना चाहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ अ गिवन टाइप डू नॉट एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग ट्रायंगल लॉ। इनका कहना है कि अगर हमको रिजल्टेंट पता करना होगा तो वो हम करेंगे ट्रायंगल लॉ को यूज़ करके। वेक्टर एडिशन क्या बोला है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन विच इज स्टेटेड एज फॉलोज। आगे इन्होंने क्या बोला है, अब इस टाइप के वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लॉ। पर इनको ऐड करने के लिए क्या करते थे हम लोग, सिंपली क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम थी, अगर डायरेक्शन सेम थी तो हम लोग सीधे सीधे इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते थे, और अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी तो हम लोग इनके मैग्नीट्यूड को का डिफरेंस ले लेते थे। वो हमने देख लिया इसके पहले वाले सेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे इस टाइप के वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सीखेंगे बेसिकली। तो क्या बोला है, इफ़ टू वेक्टर्स, एक मिनट, इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करो एक ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ओके, एक ये वेक्टर है, ये दूसरा। इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in opposite sense from the starting point to the first vector to the end point of the second point। इनका कहने का मतलब ये है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। इनका कहना है कि अगर दो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी की इस टाइप से दर्शाए गए हों, दिखाए गए हों, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो कैसे बनेगा। देखो हम क्या करेंगे, द डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इनको ऑर्डर में लिखो। पहला वेक्टर ऐसे दिखाओ, ये पहला वेक्टर है, इसी वेक्टर को मैं बेसिकली शिफ्ट करता हूँ। देखो मैं ऐसे शिफ्ट करूँगा, दूसरे वेक्टर को भी शिफ्ट करूँगा। इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रायंगल लॉ है ये कहता है कि अगर मैं वेक्टर्स को इस तरीके से सजा के रखूं ताकि ये ऐसा लगे जैसे किसी ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, ये किसी ट्रायंगल के दो साइड हैं, तो जो तीसरी साइड बनेगी स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, इन दोनों को मिला दूं और इस टाइप से एरो ड्रॉ करूं, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये वाला वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही तो कह रहे हैं, देखो, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन इन अपोजिट सेंस। कहाँ से कहाँ तक, देखो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। इनका मतलब ये है सिंपली इनके कहने का मतलब ये है, पहले इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। ये जो थर्ड वेक्टर बनेगा, जिनका रिजल्टेंट मैं बोलूँगा, रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ये तीसरा वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात हुई, ये तो समझ ही नहीं आ रही बात। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप तो मेरे को एक बात बताओ कि एक पेंसिल ऐसे 10 सेंटीमीटर की एक पेंसिल है, एक दूसरी पेंसिल सेम आइडेंटिकल पेंसिल है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है पेंसिल।
इन दोनों पेंसिल को अगर मैं एक ही लाइन में रख दूं और मैं बोलूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से नाप लो। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों पेंसिल को ऐसे रखूं, देखो एक पेंसिल को ऐसे रखूं और एक पेंसिल को ऐसे रखूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या आप मुझे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बता सकते हो? अब आप फंस जाओगे। आप ये कह सकते हो कि सर इसकी लंबाई 10 है, इसकी भी 10 है, तो ऑब्वियसली ये जो लंबाई बनेगी 10, सॉरी देखो, अगर ये पूरा टोटल ऐसे एक लाइन में होता तब 20 बनता लेंथ। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये जो भी होगा लेस देन तो 20 ही आएगा, ये बात हम जानते हैं। अब इसी लेंथ को निकालने का तरीका कौन बताता है? वेक्टर। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक वेक्टर की तरह मानूं, ये वेक्टर ए मान लूँ और इसको एक दूसरे वेक्टर की तरह मान लूँ जो कि वेक्टर बी के बराबर है, और इनके बीच का अगर एंगल हमें पता है थीटा, तो हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और वेक्टर के रूप में अगर हम लोग बात करें तो मैं बोलूँगा अगर ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ऐसे मिला दूँ ऐसे, तो ये जो लाइन बनी है ये एक थर्ड वेक्टर बनी है जो कि बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। इसे मैं थर्ड वेक्टर से दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा, और इसी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही तो ये लेंथ होगा। ठीक है। तो कुल मिला के वेक्टर में हम लोग यही करते फिरते हैं हर बार। ये जो हरी वाली लाइन है ना, इसी की लेंथ निकालनी है, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। अभी देखो आगे क्या बोला है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स in plain paper as shown in the figure. The sum of these two vectors can be obtained by using triangle law described above. ये बोल दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर है, एक मिनट, इन्होंने बोला पी की वेक्टर एक वेक्टर है, आर एस वेक्टर दूसरा वेक्टर है। पी की वेक्टर को इन्होंने ए वेक्टर बोल रखा है, आर एस को बी वेक्टर बोल रखा है। फिर इन्होंने बोला कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेना चाहूँ तो मैं बोलूँगा पी की वेक्टर ऐसे लिखो, उसके साथ क्यू आर वेक्टर लिखो। ध्यान रहे दोनों ऑर्डर में, पहला लिखा दूसरा लिखा, दोनों ऑर्डर में। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला दो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, इन दोनों को मिला दो, तो ये जो बनेगा इसको मैं बोलूँगा रिजल्टेंट वेक्टर, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर मैं पहले इसको बाद में इसको क्यों रख रहा हूँ, पहले इसको रख लूँ फिर इसको रख लूँ। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं पहले बी वेक्टर ड्रॉ करती हूँ या करता हूँ, आप जो भी हैं, और ये दूसरा वेक्टर है, तब भी तो एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, देखो क्या मैं इस बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर? यही तो हमने यहाँ पे किया है कि बेसिकली इस बी वेक्टर को पहले बना दिया है और फिर इस बी वेक्टर का यहाँ पर एंड है, वहाँ से ए वेक्टर को शुरू किया है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो सी वेक्टर आप लिखोगे उसको लिखोगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर।
अब फिर से ये जो वेक्टर बना है ये वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, ये अब भी इक्वल ही है जैसे पहले हुआ करता था। ये और ये सेम ही है, अलग नहीं है। यहीं से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव। मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं आर वेक्टर को चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूं, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखूं, बात एक ही है। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है कि P प्लस क्यू और Q प्लस पी दोनों बराबर ही हैं। बिल्कुल सही बात है, आगे चलते हैं। P प्लस क्यू इक्वल टू आर ओ बी, ये सब कुछ ऐसे बस बता रखा है, कोई वो बात नहीं। हाँ, इसमें क्या था देखो, इनका कहना है कि अगर मैं P वेक्टर ऐसे रखूँ, Q वेक्टर ऐसे लिखूँ तो R वेक्टर ये होगा। फिर इनका कहना है कि अगर मैं Q वेक्टर यहाँ ले लूँ और P वेक्टर यहाँ से शुरू करूँ तो भी तो R वेक्टर बनेगा। तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सेम ही बनेगा, चाहे आप पहले ये रखो वो रखो, चाहे पहले Q रखो फिर P रखो। और यहीं से ये वाली बात भी प्रूफ हो रही है कि P प्लस क्यू बराबर है Q प्लस पी के। भाई P प्लस क्यू R के बराबर है, और इधर से अगर मैं चलता, मैं बोलता कि नहीं पहले Q रखो फिर P रखो, तो आपको कहते हैं Q प्लस पी, ये भी R ही बन रहा है। भाई ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इस वाले केस में, इस वाले केस में दोनों में सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि R वेक्टर बराबर होगा P प्लस क्यू के, और वही बराबर होगा Q प्लस पी के। फिर एक प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो 3 वेक्टर का ऐड करना है। 3 वेक्टर को ऐड करने का मतलब अगर 2 वेक्टर को पहले मैं ऐड कर दूँ फिर तीसरे को ऐड करूँ, या पहले को अलग रख दूँ दूसरे तीसरे को ऐड करूँ फिर पहले मैं ऐड करूँ, सेम ही रिजल्ट आता है। इसको इन्होंने इसमें दिखा रखा है, देखो कैसे। इनका कहना है कि मान लेते हैं 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इन तीनों का हमको वेक्टर सम चाहिए, तो मैं बोलूँगा पहला वेक्टर रखो, दूसरा वेक्टर रखो, तीसरा वेक्टर रखो। अब क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसी बात है कि आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इनका कहना है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो और उसमें सी वेक्टर जोड़ दो, तो आप आर वेक्टर ही पाओगे। ये वाला स्टेटमेंट का कहना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यार एक काम करते हैं, अपन ए वेक्टर को ऐसे छोड़ देते हैं, बी और सी का सम करते हैं तो ये वाला वेक्टर मिलेगा, और ए वेक्टर को बी प्लस सी वेक्टर में जब मैं जोड़ूंगा तो ये वाला वेक्टर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो स्टार्टिंग ये है, फाइनल ये है, ऐसे बनेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, बात एक ही है। आप कहोगे सर ये ऑब्वियस नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस है यहाँ के लिए, है ना। तो जो वेक्टर है एडिशन वो एसोसिएटिव होता है। आगे चलते हैं, ये उसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। यार सोचिए देखो, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। इन्होंने बोला है एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी बी एज शोन इन द फिगर। देखो ए बी इधर है, ध्यान रहे जब भी वेक्टर एडिशन होता है तो 2 ऑर्डर में होते हैं, 2 वेक्टर ऑर्डर में मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ए सी और सी बी दोनों ऑर्डर में हैं, चलेगा। इसका मतलब इसका और इसका सम इसके बराबर है। मतलब क्या हुआ कि ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर ये बराबर है ए बी वेक्टर के। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर के बराबर नहीं है क्या। इसको देख के ऐसा लग सकता है कि सर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ना ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑर्डर में नहीं है, ये भी इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऑर्डर में हैं, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। इसलिए देखो ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। हाँ, ए सी बराबर ए बी माइनस सी बी लिख सकते हो। ए सी बराबर क्या बोला इन्होंने, ए सी बराबर ए बी माइनस सी बी।
मतलब अगर आप ए से सी तक जा रहे हैं तो फाइनल, पता है अगर आप चाहो तो इसी को रीअरेंज कर लिया बेसिकली, ए सी बराबर ए बी, तो ए बी है, सी बी को उससे लेकर चलेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 वेक्टर्स, ये 4 वेक्टर हैं, इन सबका रिजल्टेंट बताना है। 4 वेक्टर कैसे रखें, देखो पहला वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई देखो रिजल्टेंट निकालने का मतलब बस इतना ही होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये था इनिशियल पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, जो आएगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर यहाँ से शुरू करके A1 यहाँ आया, B1 यहाँ आया, A2 यहाँ आया, A3 वेक्टर यहाँ आया, A4 वेक्टर यहाँ आया, अगर ये 4 वेक्टर 1 2 3 4 ऐसे 4 वेक्टर्स हैं, तो इन चारों का जो वेक्टर सम आएगा वो इनिशियल से फाइनल को बस मिला दो, तो ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी को इन्होंने टुकड़ों में किया है, क्या बोला कि पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ो तो ये आएगा, अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को करो तो ये आएगा, फिर बोला कि इस वेक्टर को जोड़ोगे तो ये आएगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने एलाबोरेट करके बता रखा है, ठीक है।